Hello friends, my name is Nikhil Sani and you are watching Android Academy. Today we are going to continue our NEET PYQ series for 11th Physics Chapter 5 Laws of Motion. So let's start. Let's continue from question number 31. इस क्वेश्चन में बोला गया है a plank with a box on it at one end is gradually raised about the other end. As the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degrees, the box start to slip and slide 4 meters down the plank in 4 seconds. The coefficient of static and kinetic friction between the box and the plank will be. तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये बॉक्स है हमारा, ये किसी प्लैंक के ऊपर प्लेस किया हुआ था. अब इस बॉक्स का हमने धीरे धीरे इसका इंक्लाइनेशन जो एंगल है वो हमने इंक्रीज करना स्टार्ट किया. स्टार्टिंग में बॉक्स कैसे थे, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में था. फिर हमने इसका धीरे धीरे एंगल इंक्रीज किया. बॉक्स का एंगल किस पॉइंट तक इंक्रीज किया हमने, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री तक किया हमने. जैसे हम इस प्लैंक का एंगल 30 डिग्री करते हैं उस कंडीशन में हमें क्या देखने का मिलता है, हमें उस इंस्टेंट के ऊपर ये जो बॉक्स है इस स्लिप करना स्टार्ट कर देता है एंड इस डायरेक्शन के अंदर स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है. क्वेश्चन में गिवन है हमें कि 4 मीटर स्लाइड करता है इन टाइम 4 सेकेंड में इस 30 डिग्री एंगल के ऊपर ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है. अब किस एक्सीलरेशन से स्लाइड कर रहा है वो क्वेश्चन में गिवन है हमें. ए एक्सीलरेशन से स्लाइड करेगा, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो कुछ एक्सीलरेशन होगा इसके पास में. तो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं. तो ए एक्सीलरेशन से बॉक्स हमारा स्लाइड कर रहा है, इंक्लिनेशन का एंगल हमें 30 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में. अभी जो बॉक्स है जब ये स्लाइड करेगा उस जो मोशन होगा बॉक्स का स्लाइडिंग मोशन, अब इसके स्लाइडिंग मोशन को एक फोर्स अपोज करेगा. वो फोर्स कौन सा है, एफ के है, और इसकी डायरेक्शन होगी जो बॉक्स का मोशन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर. मीन्स हमारा मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा. अब बॉक्स के ऊपर देखते हैं इसका कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा, और mg की वजह से इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा. इस mg का अगर हम कंपोनेंट लेते हैं अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, तो क्या आएगा, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास में इसका mg sin थीटा एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन आ जाएगा mg cos थीटा. अब इस फ्री बॉडी डायग्राम से हम कौन कौन सी इक्वेशंस लिख सकते हैं वो देखते हैं. सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो बॉक्स है इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, जो ये प्लैंक की वजह से इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स आएगा. इस नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल होगा, ये होगा mg cos थीटा के इक्वल. और जो दूसरा फोर्स है और कौन से फोर्स एक्ट कर रहे होंगे इस पे तो देखते हैं. जब बॉक्स हमारा मूव करेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, इसके अंदर जितना भी नेट फोर्स है बॉक्स के ऊपर वो किसके इक्वल होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के. तो इसका नेट फोर्स देखते हैं क्या होगा, mg cos थीटा माइनस एफ के. कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यूज होगा इसके अंदर, इसलिए एफ के लिए हमने, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. जब हमारा बॉक्स मूव करने लग गया, एक्सेलरेशन आ गया, इसीलिए हमने यहाँ एफ के लिया है. नॉर्मल केस में क्या होता है, बॉक्स जब स्टेशनरी कंडीशन में उस केस के अंदर यहाँ एफ एस होगा, मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन. अब ये जो केस होता है जब इंक्लाइन प्लेन के अंदर, तो इसके लिए हमने फ्रिक्शन के अंदर इसके एक फॉर्मूला पढ़ा था. जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो tan थीटा के इक्वल होता है, जहाँ पे थीटा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. तो इससे हमें सिंपली थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन 30 डिग्री, तो इससे हमें स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो इजीली मिल जाती है 0.6. अब कैलकुलेशन हमें करनी किसके लिए, म्यू के लिए करनी है सारी कैलकुलेशन कि म्यू के की वैल्यू क्या होगी. अब क्वेश्चन में हमें 0.6 वैल्यू मिली है, मीन्स हमारे पास सी ऑप्शन भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, बट म्यू के की वैल्यू हमें अभी श्योर नहीं है, तो इसलिए हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. तो अब इसके लिए हम इक्वेशन देखते हैं, एफ के की वैल्यू पुट कर देते हैं. कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, म्यू के इंटू एन, जहाँ पे म्यू के है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल फोर्स. तो म्यू के इंटू नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू mg cos थीटा, यहाँ आ जाएगा. एन की जगह हम लिख देते हैं म्यू के इंटू mg cos थीटा. अभी जो एफ के की वैल्यू है इसको हम हमारी जो क्वेश्चन हमने लिखी थी इस पे पुट कर देते हैं. तो वैल्यू मिलेगी हमें mg cos थीटा माइनस म्यू के यहाँ होगा mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास हमारी तीनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा तीनों टर्म से. तो इससे हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, हमें म्यू के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो म्यू के की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, म्यू के विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है एक्सेलरेशन ए
अभी हम पहले एक्सीलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद इस इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, जो बॉक्स है इसका डिस्प्लेसमेंट होता है 4 मीटर का इन टाइम 4 सेकेंड। तो एस एंड टी की वैल्यू हमें गिवन है, तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हम एक्सीलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स की जो इक्वेशन थी मोशंस के लिए, उसकी हेल्प से। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमने इक्वेशन पढ़ी थी, डेराइव भी किया था इसको। तो जो बॉक्स है, स्टेशनरी कंडीशन क्या थी, स्टेशनरी कंडीशन के अंदर बॉक्स की वेलोसिटी 0 थी। जब बॉक्स स्लाइड करना स्टार्ट नहीं किया था, तो उसकी वजह से ये यू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0, एंड बाकी वैल्यूज क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। एस की जगह 4 हो जाएगा इंटू टाइम क्वेश्चन में गिवन हमें 4 सेकेंड प्लस हाफ ए मल्टीप्लाइड बाई 4 स्क्वायर। तो ये टर्म तो कंप्लीटली 0 है, इस 4 से एक 4 की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड इससे हो जाएगा ये 2। एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/2 या फिर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है इसको हम हमारी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, एंड जो बाकी वैल्यूज है वो भी पुट कर देते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जी कॉमन ले सकते हैं, तो जी कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में 30 डिग्री गिवन है, माइनस म्यू के कॉस 30, एंड एक्सीलरेशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी 1/2। क्वेश्चन में जी की वैल्यू क्या गिवन है, हमें 10 गिवन है, गिवन नहीं है तो ले सकते हैं 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस म्यू के √3/2 विल बी इक्वल टू 1/2। तो इससे हमारे पास इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो म्यू के की वैल्यू मिल जाएगी हमें 0.9/√3 विल बी इक्वल टू 0.5। तो इससे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया इस इक्वेशन से, देखिए हम तो जो ऑप्शन नंबर डी है, मींस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास 0.6 है, ये जो हमने कैलकुलेट करी थी, एंड जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, 0.5। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन में बोला गया है, अ ब्लॉक ए ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, अ लाइट स्ट्रिंग connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of the table, and from its other end another pulley, another block B of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. When a block A is sliding on the table, the tension in the string is। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो ब्लॉक गिवन है हमें, एक ब्लॉक है m1, एक ब्लॉक है m2। अब जो ब्लॉक A1 है, इस ब्लॉक से एक स्ट्रिंग अटैच है, और ये स्ट्रिंग फ्रिक्शनलेस पुली से राउंड होके जो इसका जो अदर एंड है स्ट्रिंग का, उस पर हमारा ब्लॉक बी अटैच है। और ये पुली कैसी, फ्रिक्शनलेस है, मीन्स पुली और इस ड्रॉप के बीच में किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। अब जब बी स्ट्रिंग के अनदर एंड पे अटैच है, तो बी के वेट की वजह से क्या होगा, ये जो ए है ये कुछ स्लाइड करना स्टार्ट करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर विद एक्सीलरेशन ए। अब हमें कैलकुलेट करना है कि जब जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर, टेंशन की वैल्यू क्या होगी, जिस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा उस पूरे केस के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले हम इन सबका फ्री बॉडी डायग्राम लिख लेते हैं, बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम अगर ए का देखें, तो ए पे क्या एक्ट हो रहा है, ए का मास है m1, तो इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट हो रहा है, m1g, एंड इस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन एक्ट हो रहा होगा। और जब ब्लॉक स्लाइड करेगा इसके ऊपर, तो इस पर एक एक्सीलरेशन, किसी एक्सीलरेशन से स्लाइड करेगा। अब इस एक्सीलरेशन की वजह से क्या होगा, जो ब्लॉक है इसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, मोशन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, जिसकी वैल्यू होगी एफ के। एंड जो ब्लॉक बी है इस पे m2g एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, एंड एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आएगा इसकी वेट की वजह से, वो टेंशन होगा t। तब इसके लिए मोशन की इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले ब्लॉक ए के लिए इक्वेशन लिखते हैं, इसमें नेट फोर्स कौन से एक्ट कर रहे होंगे, T माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इसका m1 इंटू ए, मीन्स एफ नेट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, T माइनस एफ के इज इक्वल टू m1 इंटू ए। यहाँ पे एफ के क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, म्यू के इंटू एन। एन जो नॉर्मल फोर्स है, ए पे एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा नॉर्मल टू द सरफेस, इस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इज इक्वल टू हो जाएगा m1 इंटू जी, एन इज इक्वल टू m1 इंटू जी। तो एन की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा m1 जी म्यू के।
ये वैल्यू किसकी आई है, काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, टी माइनस m1g इंटू म्यू के विच इज इक्वल टू m1a। ये तो गई हमारे पास एक इक्वेशन। अब जो ब्लॉक बी है इसके लिए भी एक इक्वेशन लिखते हैं मोशन की। इस पर नेट फोर्स सेट कर रखा है m2g माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास क्या है इस ब्लॉक का, m2 है, तो m2 इंटू ए। तो ये दो इक्वेशन मिल गई हमें। अब इन दो इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये हो जाएगा m2g माइनस m1g मल्टीप्लाइड बाई म्यू के विच इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। इससे हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या मिलेगी, ए इज इक्वल टू m2g माइनस m1g मल्टीप्लाइड बाई म्यू के अपॉन m1 प्लस m2। अभी जो एक्सीलरेशन की वैल्यू मिली है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को अगर हम रीराइट करेंगे तो हमें क्या लिखने को मिलेगा, t इज इक्वल टू m2g माइनस m2a। मास m2 है, m2 हम कॉमन ले सकते हैं, ये क्या आ गया g माइनस a। यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं हम इस इक्वेशन में। तो इससे t इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, m2g माइनस एक्सीलरेशन की वैल्यू है हमारे पास में m2g माइनस m1g, सॉरी यहाँ माइनस होगा, m1g म्यू के अपॉन m1 प्लस m2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी m2। अभी जो g है ये m1 से मल्टीप्लाई हुआ m2 से भी होगा, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे m1g प्लस m2g। अब ये जो m2g है माइनस है, ये प्लस है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इससे वैल्यू मिल जाएगी हमें m1g माइनस m1g म्यू के। अभी जो माइनस है, जब माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमें प्लस m1g अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, m1g एंड m1g दोनों साइड से कॉमन लेके निकाल सकते हैं हम, तो निकाल लेते हैं, ये मिल जाएगा m1 m2g 1 प्लस म्यू के अपॉन m1 प्लस m2। सो जब हमारा स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, m1 m2g मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस म्यू के अपॉन m1 प्लस m2। सो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 masses m1 m2 एंड m3 connected by a string passing over a pulley p. The mass m1 hangs freely and mass m2 and m3 are on rough horizontal table. The coefficient of friction is mu. The pulley is frictionless and of negligible mass. The downward acceleration of mass m1 is. तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, जो m1 ब्लॉक है इसका एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना हमें a। अब क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास दो ब्लॉक है, ब्लॉक m2 एंड m3, इनको हमने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है और ये जो स्ट्रिंग है ये फ्रिक्शनलेस पुली से क्रॉस होके इस पे एक m1 ब्लॉक हमने स्ट्रिंग के अदर एंड पे अटैच कर रखा है। अब जब पूरा सिस्टम हमारा जब स्लाइड करता है, मींस m1 जो ब्लॉक है इसकी वेट की वजह से पूरा सिस्टम हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करेगा। तो जब स्लाइड करता है उससे पूरे सिस्टम को जो एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू a, एंड हमें इस a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्या होगी। तो अभी जो देख सकते हैं हम, जो ब्लॉक m1 और m2 है इस पे कौन कौन से फोर्स सेट कर रहे होंगे, सबसे पहले वो देखते हैं। जो ब्लॉक m1 और m2 है, m2 एंड m3 ब्लॉक है, इसको हम एक ही सिस्टम मान सकते हैं, मींस m2 प्लस m3 मान लेते हैं, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से अटैच है। अलग अलग ब्लॉक्स की जगह 3 होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं, तो भी से हमारे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। अब ये जो ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो मीन्स टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, टी है, एंड यहाँ भी टेंशन की वैल्यू टी है। m2 पे एक ब्लॉक फोर्स एक्ट कर रहा होगा m2g, m3 पे एक्ट कर रहा होगा m3g। जिनका एक्सीलरेशन होगा a, उस केस में क्या होगा, इनके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, इस पे F2 एंड इस पे F3। तो m2 एंड m3 ब्लॉक के लिए अगर इक्वेशंस लिखी है मोशन की तो क्या मिलेगी हमें, इनका मास क्या है, टोटल मास हो जाएगा इनका m2 प्लस m3, एक्सीलरेशन a से मूव करेगी, एंड नेट फोर्स क्या होगा इनके ऊपर, t माइनस F2 एंड माइनस F3। तब इसमें हम F2 एंड F3 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। और जो क्वेश्चन में एक और गिवन है हमें कंडीशन,
m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इक्वल टू m, मीन्स तीनों ब्लॉक्स का मास सेम है। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, दोनों की m की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 2ma इज इक्वल टू t माइनस f2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, म्यू के इंटू n की वैल्यू क्या होगी, इनका वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा मीन्स m2g, म्यू के m2g, एंड इस पे क्या एक्ट करेगा, म्यू के m3g, लिख देते हैं म्यू के m2g माइनस म्यू के m3g। m2 एंड m3 की वैल्यू सेम है, इससे हमें क्या मिलेगा, प्राइस ऑफ ma इज इक्वल टू t माइनस प्राइस ऑफ म्यू के m इंटू जी। एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। दूसरी इक्वेशन हम लिखते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल ब्लॉक के लिए, m1 पे एक्ट कर रहा होगा फोर्स m1g, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में a। तो इसके लिए इक्वेशन क्या मिलेगी हमें, m1g माइनस t इज इक्वल टू m1 इंटू a। m की जगह हम m1 की जगह पुट कर देते हैं m, क्योंकि मास सबका सेम है। इससे हमें क्या मिल जाएगा, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, एंड t की वैल्यू मिल जाएगी हमें mg माइनस ma। अब जो टेंशन की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें पुट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा प्राइस ऑफ ma इज इक्वल टू mg माइनस ma माइनस ट्वाइस ऑफ म्यू के इंटू m इंटू जी। अब जो m है ये सब जगह से कैंसिल आउट कर सकते हैं हम इजीली, तो वैल्यू क्या मिली हमें, 2a इज इक्वल टू, यहाँ मिल जाएगी g माइनस a माइनस प्राइस ऑफ म्यू के इंटू जी। अगर एक्सीलरेशन को अगर उस साइड ट्रांसफर करें हम तो क्या मिलेगा हमें, 3a इज इक्वल टू, यहाँ से अगर g कॉमन ले लें दोनों टर्म्स में से, g कॉमन लेंगे तो मिलेगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ म्यू के, एंड एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी हमें g 1 माइनस ट्वाइस ऑफ म्यू के बाई 3। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, और करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, g इज इक्वल टू a एक्सीलरेशन इज इक्वल टू g 1 माइनस 2 म्यू बाई 3। क्वेश्चन 34, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन of inclination theta is perfectly smooth, while the lower half is rough. A block starting from rest at the top of the plane will again come to rest at the bottom. If the coefficient of friction between the block and the lower half of a plane is given by, means इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसका फर्स्ट हाफ है वो स्मूथ है, एंड जो इसका सेकेंड हाफ है वो कैसा है, रफ है। अब इस पे एक ब्लॉक प्लेस कर रखा है हमने, ब्लॉक स्टार्टिंग कहाँ से होता है, ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप, मीन्स ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट की कंडीशन से स्टार्ट होता है स्लाइड होना, एंड जो इसकी फाइनल कंडीशन है अगेन कम्स टू रेस्ट एट द बॉटम, जब फाइनल पोजीशन पे क्या आता है, वापस ये रेस्ट की कंडीशन में आ जाता है। अब क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है हमें, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द लोअर हाफ ऑफ ए प्लेन इज गिवन बाय, मीन्स हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है फॉर दिस लोअर हाफ, मीन्स जब ब्लॉक इस पोर्शन से पास होगा, स्लाइड डाउन होगा, उस केस के अंदर इस पोर्शन के लिए हमें म्यू की वैल्यू चाहिए कि इस पोर्शन में म्यू की वैल्यू क्या होगी, तो क्वेश्चन में हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाफ से, मीन्स स्मूथ जो पोर्शन है, स्मूथ पोर्शन में ब्लॉक हमारे स्टार्टिंग की कंडीशन में कैसा है, इसके टॉप के ऊपर रेस्ट की कंडीशन में है, तो इस पे फोर्स एक्ट कर रहा होगा ड्यू टू इट्स वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इस mg के दो कंपोनेंट्स लेंगे हम, एक लेंगे अलोंग द प्लेन, एक लेंगे हम परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आ जाएगा हमारे पास में mg cos थीटा, एंड पैरेलल टू द प्लेन कंपोनेंट आएगा हमारे पास में mg sin थीटा। अब क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है कि जो ब्लॉक है ये ब्लॉक कैसे स्टार्टिंग में रेस्ट की कंडीशन पे, मीन्स म्यू इज इक्वल टू 0। अब इस ब्लॉक के लिए हम लिखते हैं फोर्स बैलेंस की इक्वेशन, तो कैसे लिखेंगे हम, तो नेट फोर्स है इसके ऊपर किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब जैसे ही क्वेश्चन में गिवन है हमें ये जो ब्लॉक है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के साथ स्मूथ है एकदम, तो स्मूथ सरफेस के लिए हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होगा, 0 होगा। अब इस ब्लॉक के ऊपर किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा, सिर्फ इस पे mg sin थीटा, इस फर्स्ट हाफ के लिए सिर्फ mg sin थीटा फोर्स इस पे एक्ट कर रहा होगा। तो नेट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में, mg sin थीटा।
विच विल बी इक्वल टू एम इंटू ए, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा एंड जो एक्सीलरेशन की वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी जी साइन थीटा। अब हम इस फर्स्ट हाफ के लिए मीन्स हम इक्वेशंस जो लिख रहे हैं वो सिर्फ स्मूथ पोर्शन के लिए लिख रहे हैं, जब हमारा ब्लॉक स्मूथ पोर्शन में ड्यूरेशन में था। तो इसके लिए अगर मोशन की इक्वेशन लिखी हम वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2aes, तब क्वेश्चन में जैसे गिवन है हमें यू की वैल्यू क्या है, इनिशियली ब्लॉक हमारा रेस्ट की कंडीशन में है, तो जो यू है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो यू स्क्वायर की वैल्यू भी ऑलरेडी 0 हो जाएगी। तो वी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 2 इंटू एक्सीलरेशन की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की, क्या होगी जी साइन थीटा एंड जी साइन थीटा, एंड जो एस है, एस हम क्या ले रहे हैं, स्मूथ सरफेस ले रहे हैं, इसलिए L/2 लेंगे इसके लिए हम, ये हो जाएगी L/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड जो V है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जी साइन थीटा इंटू एल। अब ये V मतलब V क्या है, जब स्मूथ पोर्शन के टाइम पे जब ब्लॉक इस पोजीशन पे आएगा उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो क्या होगी अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा इंटू एल। इस जब ब्लॉक हमारा इस पॉइंट पे होगा तो उस केस में इसकी वेलोसिटी होगी जी साइन थीटा इंटू एल। अब हम इक्वेशंस लिखते हैं सेकंड हाफ के लिए, मींस जब ब्लॉक हमारा रफ पोर्शन पे आता है तो उस केस में क्या होगा, देखते हैं वापस। और जब ब्लॉक हमारा इस पॉइंट के ऊपर होगा, उस पॉइंट पे इस पॉइंट के ऊपर ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से एक्ट कर रहे होंगे, इस पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी एक्ट कर रहा होगा एंड एक कर रहा होगा एम जी कॉस थीटा इसके ऊपर एक्ट, एंड इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा, और एक इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा होगा जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस एन। जब ब्लॉक हमारा इस स्मूथ सरफेस के लिए हमने क्या लिया था, जो फ्रिक्शन फोर्स था इसकी वैल्यू थी 0, बट जैसे ही हमारा ब्लॉक रफ सरफेस के ऊपर आएगा तब क्या होगा, इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करेगा, और वो फ्रिक्शन फोर्स कैसे एक्ट करेगा, अपोजिट टू द मोशन, मींस फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन के अंदर एफ। तो अगर हम इसके लिए फोर्स इक्वेशन लिखते हैं, फोर्स बैलेंस इक्वेशन, तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स कितना कौन सा एक्ट कर रहा होगा इस पर, नेट फोर्स हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन एम ए। अब जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ, एफ की वैल्यू किसके इक्वल होती है, अब ब्लॉक हमारा जो मूव कर रहा है तो इस केस में कौन सा कोफिशिएंट लेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मींस म्यू के इंटू एन, और एन हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि जो एन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एम जी कॉस थीटा के इक्वल, तो वैल्यू पुट कर देते हैं म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा। इस फ्रिक्शन की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं हमारी, तो हमें क्या मिलेगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम ए। अब एम जो टर्म है सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमें इक्वेशन क्या मिली, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए। जो फर्स्ट पोर्शन के लिए हमने एक्सेलरेशन दिया ए, फर्स्ट पोर्शन के लिए एक्सेलरेशन को हमने ए से डिनोट किया था, एंड जो सेकंड हाफ होगा इसके लिए हम एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए डैश से। तो सेकंड हाफ के लिए हमारे पास में एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हम इसके लिए लिखते हैं मोशन की इक्वेशन, तो वो कैसे लिखेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अगेन इक्वेशन यूज करते हैं, बट अब इस इक्वेशन के अंदर u एंड v की वैल्यू क्या होगी, अब क्वेश्चन में क्या गिवन हमें, द ब्लॉक अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम, मीन्स जब ब्लॉक हमारा इस पॉइंट के ऊपर आता है तो उस पॉइंट पे आता है तो उसकी वेलोसिटी कैसे हो जाती है, वापस रेस्ट की कंडीशन में हो जाता है, मीन्स यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एंड जो इस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी हमारे पास में, फर्स्ट पोर्शन के जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे सेकंड हाफ की इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी, मीन्स म्यू टू की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यू टू की वैल्यू क्या मिलेगी, यू टू इज इक्वल टू वी वन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा इंटू एल। तो यहाँ जो ये v की वैल्यू थी वो हमारे सेकंड हाफ के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा था हमारा, इसीलिए इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, v1 वन इज इक्वल टू यू टू। तो यहाँ से हम u की वैल्यू लिख देते हैं, u2 की वैल्यू, तो v2 की वैल्यू हमारे पास में क्या क्वेश्चन में, रेस्ट की कंडीशन में जाता है फाइनल वेलोसिटी फॉर सेकंड हाफ, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास में 0 वैल्यू, बचा क्या हमारे पास u स्क्वायर, अब u2 का स्क्वायर मीन्स 2g साइन थीटा इंटू एल,
तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं इसको, 2g sin थीटा इंटू एल प्लस 2। अब एक्सीलरेशन यहाँ कौन सा लेंगे, सेकेंड हाफ के लिए ए डैश, तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, एंड एस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे अगेन एल बाई टू फॉर सेकेंड हाफ, देन एल बाई टू, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड जी भी इन टर्म्स में से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड एल भी दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में बचा क्या, यहाँ बचा हमारे पास में 2 साइन थीटा ओनली, 2 साइन थीटा यू स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ होगा ओनली जी साइन थीटा इंटू एल, ये 2 था, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था, वैल्यू क्या बची जी साइन थीटा इंटू एल, अंडर रूट ऑफ इसका जब स्क्वायर रूट हटाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा जी साइन थीटा इंटू एल, तो मीन्स यहाँ मिलेगा हमें ओनली साइन थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ से सिर्फ साइन थीटा बचेगा हमारे पास में, एंड यहाँ मिलेगा हमें म्यू के कॉस थीटा विच विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू के कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड म्यू के विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा। तो यही क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना था, कॉफिशिएंट क्या होगा फ्रिक्शन का फॉर सेकेंड हाफ, मीन्स जब ये रफ पोर्शन पे होता है हमारा ब्लॉक पास करेगा उस केस के अंदर म्यू के की वैल्यू क्या होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर, म्यू इज इक्वल टू 2 tan थीटा। क्वेश्चन 35, इस क्वेश्चन में बोला गया है अ कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अ बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन इट, the coefficient of friction between them is mu is equals to 0.5. The distance the box will move relative to belt before coming to rest on it, taking Tg equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला क्या गया हमें, एक हमारे पास कन्वेयर बेल्ट है, इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर हम एक बॉक्स है, इस बॉक्स को जेंटली प्लेस करते हैं, जेंटली प्रेस करते हैं। अब ये जो कन्वेयर बेल्ट है इसकी हमें स्पीड दी हुई है कि किस स्पीड से ये मूव कर रहा है, तो इसकी स्पीड है हमारे पास में 2 मीटर पर सेकेंड, ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। जब हम इस बॉक्स को जेंटली इसके ऊपर प्लेस करते हैं कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, तो उस केस में क्या होता है, ये जो बॉक्स है ये भी किस स्पीड से मूव करने लग जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है हमें, बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड एंड इट, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज म्यू इक्वल्स टू 0.5, the distance that the box will move relative to the belt before coming to rest on it। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये जो बॉक्स है ये कुछ दूरी तय करने के बाद में आफ्टर सम डिस्टेंस ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट की कंडीशन में आ जाता है। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि जो डिस्टेंस है इस बॉक्स ने कवर की जब हमने इसको जेंटली बेल्ट के ऊपर प्लेस किया, एंड आफ्टर दैट ये जो ब्लॉक है हमारा बॉक्स ये जब रेस्ट की कंडीशन में आ जाता है, तो उसके बीच की हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, बेल्ट ये जो बॉक्स है और ये जो कन्वेयर बेल्ट है इसके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट की वैल्यू हमें गिवन है 0.5। तो अब इसके लिए सबसे पहले देखते हैं, ये जो मान लीजिए कन्वेयर बेल्ट है, इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर बॉक्स है, जब हमने इसको जेंटली इस पर ड्रॉप किया था और इस बॉक्स पे फोर्सेस कौन कौन सेट कर रहे होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे एक mg फोर्स सेट कर रहा होगा एंड एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा हमें n। इस बॉक्स है, इस बॉक्स का मूवमेंट है बेल्ट की डायरेक्शन के अंदर। तो अब हम कैलकुलेट करना है कि जो बॉक्स है एस डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा। सबसे पहले इसके लिए हम देखते हैं, अब ये बॉक्स है, बॉक्स का मोशन कैसे किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इस पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा जिसकी वैल्यू है F, एंड जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, म्यू के इनटू एन, फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू, एन किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू mg, देन F इज इक्वल टू म्यू mg। अब हम लिखते हैं इस बॉक्स के लिए फोर्स बैलेंस इक्वेशन। तो इस बॉक्स के ऊपर नेट फोर्स कौन से एक्ट कर रहे होंगे, जैसे कि हम देख सकते हैं कि बॉक्स का मूवमेंट इस डायरेक्शन के अंदर है एंड इस पर नेट फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है, mg, तो mg को कौन कैंसिल आउट कर रहा है, नॉर्मल फोर्स कैंसिल आउट कर रहा है, और इस पर और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स कैसे डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो एफ नेट की वैल्यू मिल जाएगी हमें -F, विच विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास
एंड एक्सीलरेशन ब्लॉक है, ये ब्लॉक है हमारा ए एक्सीलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू एम इंटू जी इज इक्वल टू एम ए। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इससे हमें क्या मिल जाएगा, जो एक्सीलरेशन है ब्लॉक का वो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस म्यू इंटू जी। इसके लिए अब हम मोशन की इक्वेशन लिख लेते हैं, न्यूटन की मोशन लॉज ऑफ मोशन की हेल्प से हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इस इक्वेशन में क्या गिवन है हमें, जो फाइनल वेलोसिटी है ब्लॉक की, वो फाइनल ब्लॉक हमारे किस कंडीशन में चल रहा था, रेस्ट की कंडीशन में। तो v की इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 v की वैल्यू, एंड u की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है, जिस वेलोसिटी से ब्लॉक बेल्ट मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी से ये ब्लॉक मूव करेगा, तो ये हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। एंड एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या गिवन है हमें, माइनस म्यू इंटू जी। म्यू क्या है क्वेश्चन में गिवन है हमें 0.5 एंड जी है 10, तो इससे क्या मिल जाएगी हमें वैल्यू, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ये मिल जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 0 विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन की वैल्यू -5 इंटू एस। एस की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 4/10 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.4 मीटर। मीन्स ये जो ब्लॉक है ये जिस बेल्ट के ऊपर 0.4 मीटर ट्रेवल कर लेगा, उसके बाद में ये रेस्ट की कंडीशन में आ जाएगा। रेस्ट की कंडीशन में आने का मतलब क्या है, कन्वेयर बेल्ट तो रेगुलरली मूव कर रहा है, बट जो फ्रिक्शन फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये जो ब्लॉक है इसको एक रिटार्डेशन फोर्स मिलेगा। मीन्स ये जो फोर्स है, एक्सीलरेशन क्या मिला हमें, -5 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्या डेनोट कर रहा है यहाँ पे, कि जो एक्सीलरेशन है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा इसके ऊपर। इस रिटार्डेशन की वजह से क्या होगा, जो ब्लॉक है हमारा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, वो रेस्ट की कंडीशन में रहेगा। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, इस क्वेश्चन में बोला गया अ ब्लॉक ऑफ मास m is in contact with cart C as shown in figure. The coefficient of static friction between the block and the cart is mu. The acceleration alpha of the cart that will prevent the block from falling satisfies. मीन्स इस क्वेश्चन में हमें कार्ट गिवन है, इस कार्ट से एक ब्लॉक कॉन्टेक्ट में है जिसका मास है m। अब हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किस एक्सीलरेशन के लिए ये जो ब्लॉक है इसका इस कार्ट से कॉन्टेक्ट ना खत्म हो, मीन्स कॉन्टेक्ट बना रहे इन दोनों के बीच में। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे म्यू गिवन है कि कार्ट एंड जो ब्लॉक है इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, उसकी वैल्यू गिवन है हमें म्यू। अब ये जो ब्लॉक है इसका अगर हम देखें, इसे फोर्स कौन कौन से ऐड कर रहे होंगे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें ऐड करेगा mg, एंड एक फ्रिक्शन फोर्स होगा जो कार्ट एंड इस ब्लॉक के बीच में होगा F। इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही ये जो ब्लॉक है ये इस कार्ट से अटैच रहेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो क्या होता, ब्लॉक यहाँ से सीधा स्लाइड डाउन हो जाता। अब क्या है, कार्ट पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट है, एंड ये जो कार्ट है ये किस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होता है हमारे पास में, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एस इंटू एन। एन क्या होता है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे सूडो फोर्सेस का। तो इस ब्लॉक के ऊपर एक सूडो फोर्स एक्ट कर रहा होगा, अगर इसको हम इस कार्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके देखें तो कौन सूडो फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन के अंदर, एम इंटू ए। एंड इस सूडो फोर्स की वजह से ये जो कार्ट है, कार्ट एक ब्लॉक के ऊपर हमारे रिएक्शन फोर्स लगाएगा जिसको हम नाम देते हैं एन। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या मिल जाती है हमें, एन मिल जाएगा हमारे एम इंटू ए, देन फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू एस इंटू एम इंटू ए। अब जब ये ब्लॉक और कार्ट के बीच में अगर कॉन्टैक्ट हमें मेंटेन रखना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, तो फ्रिक्शन फोर्स है ये ज्यादा होना चाहिए इस एम से। तो मीन्स एफ विल बी इक्वल टू एफ विल बी ग्रेटर देन एम जी। मीन्स अगर फ्रिक्शन फोर्स हमारा एम जी जो फोर्स लग रहा है जो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है, एंड जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उसको स्टॉप कर रहा है इसके मोशन को, तो मीन्स अगर ये फोर्स स्ट्रांग होगा तभी तो ये एम जी को ओवरकम कर पाएगा। इसलिए क्या लिखा हमने, फोर्स विल बी ग्रेटर देन एम जी। तो फोर्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास में, म्यू एस इंटू एम इंटू ए, दैट विल बी ग्रेटर देन एम जी। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड जो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जी अपॉन म्यू एस। तो यही हमें डिराइव करना था कि एक्सीलरेशन का क्या वैल्यू के लिए ये जो ब्लॉक है और जो कार्ट के बीच में कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, इस क्वेश्चन में बोला गया है अ ब्लॉक बी इज पुश्ड मोमेंटरली अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सरफेस with an initial velocity v. If mu is the coefficient of sliding friction between b and the surface,
ब्लॉक बी विल कम टू रेस्ट आफ्टर अ टाइम। मीन्स इस क्वेश्चन में बोला गया है एक ब्लॉक है बी, इसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटी वी। वी इनिशियल वेलोसिटी इस ब्लॉक को हमने पुश किया। अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम बाद में ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक रेस्ट की कंडीशन में आ जाता है। मीन्स इसकी जो फाइनल कंडीशन है वो क्या है, रेस्ट है। v इक्वल्स टू 0 हो जाएगी एंड जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने क्या दी इसको, कैपिटल वी। अब जो ब्लॉक है इस पे फोर्स कौन कौन से ऐड कर रहे होंगे, एक इसमें फोर्स ऐड कर रहा होगा डायनोड डायरेक्शन में mg एंड एक एम्स का नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा हमें जिसकी वैल्यू होगी n। अब ब्लॉक को हमने जो पुश किया तो इसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। मूव करेगा ब्लॉक, कुछ एक्सीलरेशन से मूव करेगा, उसका एक्सीलरेशन मान लेते हैं वैल्यू a। अब इसका जो मोशन है इसके मोशन को अपोज कौन करेगा, फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा और ये एक्ट करता है मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स यहाँ ऐड करेगा एक फ्रिक्शन फोर्स F। F की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, न्यू इंटू एन, जहाँ एन की वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन की इक्वल। नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg। सो हमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एम इंटू जी। अब हम इस ब्लॉक पे देखते हैं कि फोर्स बैलेंस करते हैं इस पे। इसमें जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, ब्लॉक को हमने क्या किया v वेलोसिटी से पुश करके इसको छोड़ दिया हमने। तो जब इसको v वेलोसिटी पुश करके छोड़ दिया तो इस पर फोर्स कौन सा एक्ट कर रहे होंगे, फोर्स सिर्फ इसे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा जो क्या होगा, जिसका नेचर होगा रिटार्डेशन का। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वजह से क्या होगा, ब्लॉक हमारा रेस्ट की कंडीशन में आ जाएगा। तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है कि आफ्टर विच टाइम ब्लॉक विल कम टू रेस्ट, मीन्स कितने टाइम बाद ब्लॉक हमारा रेस्ट की कंडीशन में आ जाता है। तो एफ नेट किसके इक्वल होगा हमारे पास, नेट फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि जो पुश है हमने पुश देके छोड़ दिया था ब्लॉक को हमने इसके ऊपर, इसके अलावा और कोई फोर्स एक्ट कर नहीं रहा। एमजी को बैलेंस आउट कर देगा नॉर्मल फोर्स एंड इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन मींस m इंटू ए। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में, म्यू mg, और ये एक्ट करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। मींस मोशन हमारे इस डायरेक्शन में हो रहा है और ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो मींस इट विल बी नेगेटिव फोर्स विच विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू मिलेगी हमें म्यू इंटू जी। अब हम एक इक्वेशन और लिखते हैं इसे, मोशन की इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनली हमारा जो ब्लॉक है ये किस कंडीशन में आ रहा है, रेस्ट की कंडीशन में। तो मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियली हमने किस वेलोसिटी से पुश किए थे इसको, कैपिटल वी से, तो देन दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल वी प्लस एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हमने कैलकुलेट की, माइनस म्यू इंटू जी मल्टीप्लाइड बाय टी। तो इससे टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, v अपॉन म्यू जी। तो इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद में जो ब्लॉक है हमारा ये रेस्ट की कंडीशन में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू v अपॉन म्यू जी, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस बिटवीन ब्लॉक ए ऑफ मास 2 kg and a table is shown in figure. What would be the maximum mass value of a block B so that the two blocks do not move? The string and the pulley are assumed to be smooth and massless. तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें, ये जो ब्लॉक है ए, इससे एक स्ट्रिंग अटैच है और जो स्ट्रिंग का अनदर एंड है उस एंड पर अटैच है हमारा ब्लॉक बी। जो ब्लॉक ए है इसका हमें मास दिया हुआ है 2 kg एंड जो ब्लॉक बी है इसका हमें मास कैलकुलेट करना है कि ब्लॉक बी का मास क्या होगा, जिसके लिए जो पूरा सिस्टम है हमारा इसका जो एक्सीलरेशन है वो 0 होना चाहिए। मीन्स जो ब्लॉक मूव नहीं करने चाहिए, दो भी ब्लॉक, अगर बी ब्लॉक मूव करेगा तभी ए करेगा, और अगर दोनों ब्लॉक का अगर एक्सीलरेशन 0 होगा तो उस केस में क्या होगा, ये जो स्टेशनरी कंडीशन में हमारा पूरा सिस्टम रहेगा। तो अब ब्लॉक बी है, इसे फोर्सेज कौन कौन से ऐड कर रहे होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, एंड इस एम जी की वजह से एक स्ट्रिंग में टेंशन आएगा टी। अब जो टेंशन फोर्स होता है वो थ्रू आउट द मोशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, तो यहाँ भी टेंशन क्या लगेगा, टी फोर्स लगेगा। अब हम देखते हैं कि जो ब्लॉक ए है इस पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी। एम की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, जी हो जाएगा 10, क्वेश्चन में लेना है हमें, तो ये हो जाएगा 20 एंड यही हमें एक अपर डायरेक्शन में इसका एक नॉर्मल रिएक्शन देखने को मिलेगा हमें। अब अगर सपोज करते हैं अगर मोशन ब्लॉक का होता है अगर इस डायरेक्शन के अंदर बी की वजह से, तो उस केस में क्या होगा, इस पर फ्रिक्शन फोर्स ऐड करेगा, उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी एफ। तो एफ किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू इंटू एन।
म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन हमें 0.2 इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन आएगा 20 हमारे पास में। तो अब हमें करना क्या है, अगर ये जो टेंशन फोर्स है, ये टेंशन फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं, मीन्स F इज इक्वल टू टी, इस टेंशन फोर्स की वैल्यू अगर फ्रिक्शन फोर्स की इक्वल हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इस टेंशन फोर्स को ओवरकम कर लेगा एंड ये जो ब्लॉक है ये मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो इसके वेट की वजह से mg लग रहा था उसको तो नॉर्मल फोर्स ने बैलेंस आउट कर दिया, बट ये जो टेंशन था इसको बैलेंस आउट कौन करेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस करेगा। अगर दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो ये जो ब्लॉक भी है ये मूव नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास में 0.2 इंटू 20, 0.2 इंटू 20 एंड टेंशन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्लॉक बी के लिए इक्वेशन देखते हैं हम यहाँ पे, जो mg है mg को कौन बैलेंस आउट करेगा, t, देन t विल बी इक्वल टू mg। तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, m इंटू जी। अब m इंटू जी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 10 लेनी है, तो हो जाएगा 10, यहाँ क्या मिलेगा हमें 0.2 इंटू 20, देन 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड जो मास है उसकी वैल्यू मिल जाएगी 0.4 kg। मीन जो ब्लॉक बी है अगर उसका मास 0.4 kg होगा तो उस केस में क्या होगा, ये जो पूरा सिस्टम है हमारा ये मूव नहीं करेगा। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, इस क्वेश्चन में बोला गया है अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg placed on rough horizontal surface having coefficient of friction mu is equals to 0.5. If a horizontal force of 100 Newton acting on it, then acceleration of the block will be। मीन्स इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, एक ब्लॉक है हमारा, इस ब्लॉक के ऊपर हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स एक्ट किया। इस फोर्स की वजह से क्या होगा, फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है और जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा उससे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें कैलकुलेट करना है, देन एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी, मीन्स इस कंडीशन के अंदर ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस ब्लॉक के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे एक्ट करेगा एक mg एंड इस mg की वजह से सरफेस के नॉर्मल हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा जिसकी वैल्यू है r। अब इसके लिए हम देखते हैं, और जो मोशन है, मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मोशन को अपोज करता हुआ एक फोर्स एक्ट करता है ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड द बॉडी। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर। अब ब्लॉक जब हमारा मूव कर रहा है तो उस केस में फ्रिक्शन कौन सा ऐड करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, इसलिए हमने यहाँ लिया म्यू के की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 0.5 एंड जो रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल। तो जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का मास 10 kg गिवन है हमें एंड जो g है, g की वैल्यू हम ले लेते हैं 10। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू मिल जाती है हमें 50 न्यूटन। मीन्स इसके जो मोशन को अपोज करने के लिए फोर्स ऐड करेगा 50 न्यूटन का इसके ऊपर। अब इसके लिए हम फोर्स की इक्वेशन लिख लेते हैं, फोर्स बैलेंस की जो नेट फोर्स है एफ नेट किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन के। तो इस सिस्टम में नेट फोर्स कौन सा ऐड कर रहा होगा, एक तो पी एक्ट कर रहा होगा, पी माइनस एफ, मीन्स 100 न्यूटन का फोर्स ऐड कर रहा है एंड अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, 100 माइनस 50 विच विल बी इक्वल टू एम इंटू ए। देन क्या मिल गया हमें, 50 विल बी इक्वल टू मास क्या है क्वेश्चन में हमारे पास ब्लॉक का 10 इंटू ए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड जो एक्सीलरेशन है वो क्या मिलेगा हमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछा गया कि इस केस में एक्सीलरेशन क्या मिलेगा, तो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, इस क्वेश्चन में बोला गया है ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ ट्रक अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड and the truck is moving with an acceleration of 5 meter per second, then the frictional force on the block will be। तो इसमें क्या गिवन है, एक ट्रक गिवन है हमें, ये ट्रक मूव कर रहा है विथ एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इस ट्रक के अंदर सरफेस पे हमने एक ब्लॉक प्लेस किया है 1 kg का। अभी जो ब्लॉक है हमें कैलकुलेट करना है कि क्या फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी जिसके लिए ब्लॉक अपनी पोजीशन से मूव ना करे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ब्लॉक है इसे मैक्सिमम फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं जिसे हम, वो कितना होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 0.6 एंड एन क्या होगा, इस ब्लॉक के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट करेगा एंड
इस एम जी की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा हमें एन, तो एम जी की एन की वैल्यू क्या हो जाएगी एम इंटू जी। जो ब्लॉक का मास है, मास हमें गिवन है 1 kg एंड जी की वैल्यू ले लेते हैं हम 10, तो इससे हमें क्या मिलता है 6 न्यूटन। मीन्स जो इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या लग सकता है 6 न्यूटन का। बट अब क्या होता है, जो ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जब ट्रक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस ट्रक के मूवमेंट की वजह से क्या होगा, इस ब्लॉक के ऊपर एक सूडो फोर्स ऐड करेगा। और सूडो फोर्स कैसे ऐड करता है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो सूडो फोर्स ऐड करेगा इस डायरेक्शन में और इसकी टेंडेंसी होगी इस ब्लॉक को मूव कराने की। बट इसके जो मूवमेंट है इसको अपोज कौन कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर रहा है एफ आर। तो सबसे पहले देखते हैं सूडो फोर्स की वैल्यू क्या है। तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास क्या है ब्लॉक का 1 kg एंड एक्सीलरेशन है मेरे पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन तो ये क्या मिल जाता है सूडो फोर्स की वैल्यू में 5 न्यूटन। मीन्स सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में ऐड कर रहा है 5 न्यूटन का, एंड अब इस 5 न्यूटन का फोर्स ऐड कर रहा है एंड जो ब्लॉक हमारा मूव ना करे तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारा जो सूडो फोर्स है एफ ये अगर लेस हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमारे, तो उस केस में क्या होगा, जो ब्लॉक है हमारा ये मूव नहीं करेगा। ये जो 5 न्यूटन है इसको कौन ओवरकम कर लेगा, हमारा फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स भी कौन सा ऐड कर रहा है यहाँ पे, स्टैटिक फ्रिक्शन ऐड कर रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एक एडजस्टेबल फोर्स होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 न्यूटन है बट इस ब्लॉक के ऊपर सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स ऐड कर रहा है। तो इसलिए क्या होगा, इस ब्लॉक के ऊपर जो स्टैटिक फ्रिक्शन देखने को मिलेगा हमें वो भी कितना देखने को मिलेगा, सिर्फ 5 न्यूटन का। अब 5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स ही सफिशिएंट होगा इसके मोशन को मूव करने से रोकने के लिए। तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा फ्रिक्शन फोर्स का वो होगा 5 न्यूटन, नॉट 6 न्यूटन। 6 न्यूटन क्या है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू है, बट यहाँ पे ऐड करा स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन की हमें वैल्यू ओनली 5 न्यूटन ही नीडेड है, क्योंकि 5 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। अगर इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन होती है तो वो सफिशियंट होगी इसके मोशन को मूव करने से रोकने के लिए। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 5 न्यूटन।